फाइनली बहुत सारे रूमर्स फैलने के बाद, बड़ा अजीब व गरीब खबरें चलने के बाद इस्माइल कानी सामने आ चुके हैं। ईरानी कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी को लेकर किस तरह की खबरें हाल ही में चली, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई। किसी ने उनको कहा कि मौत हो गई, कभी खबरें आई कि वो इजराइल के जासूस हैं, कभी खबरें आई कि उनको हार्ट अटैक आ गया, बहुत सारी चीज़ें चली, लेकिन फाइनली रात उनको टीवी पर देखा गया। दरअसल आपको खबर बता चुका हूं कि इजराइल ने बेरूत में जो हमला किया था हसन नसरुल्लाह के ऊपर, उस हमले में ईरान के कमांडर अब्बास निलफरोशान की भी मौत हो गई थी। 15 दिन के बाद उनकी बॉडी को मलबे से निकाला गया। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान के ये कमांडर अब्बास निलफरोशान उस वक्त हसन नसरुल्लाह के साथ बंकर में मौजूद थे। इजराइल ने जब हमला किया था तो उसी हमले में इनकी भी मौत हो गई। 15 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 15 दिन के बाद इनकी बॉडी को मलबे से निकाला गया और उसके बाद अब ईरान लाया गया। ईरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर ईरान की पूरी आला कमान पहुंची। बड़े बड़े ब्रिगेडियर जनरल और सरकार के अधिकारी अब्बास निलफरोशान का जनाजा लेने एयरपोर्ट पर पहुंचे। ईरान का एक आधिकारिक न्यूज चैनल है IRIB, वो ये सब लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। सारे ब्रिगेडियर कमांडर वहां पर बैठे हुए थे और उन्हीं के बीच इस्माइल कानी को भी देखा गया। इस्माइल कानी भी अब्बास निलफरोशान का जनाजा लेने अपनी टीम के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। लाइव टेलीकास्ट में उनको देखा गया। उसके बाद बहुत सारी तस्वीरें भी एयरपोर्ट के सामने आई हैं जहां पर वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल ये बात अब यहां से क्लियर हो गई कि इस्माइल कानी की मौत तो नहीं हुई है और ना ही इस्माइल कानी के ऊपर किसी तरह का शायद टॉर्चर किया गया है, क्योंकि वो अपनी पूरी टीम के साथ अब्बास निलफरोशान का शव लेने पहुंचे थे। ईरान के कमांडर अब्बास निलफरोशान का जनाजा पहले विमान के जरिए ईरान लाया जाता है। ईरान के बाद गाड़ियों का काफिला उनके जनाजे को लेकर करबला पहुंच जाता है। बगदाद, करबला। जी हां, जो भी बड़ा कमांडर ईरान का या बड़ा नेता उनकी मौत होती है तो उनको ज्यादातर करबला में ही दफनाया जाता है। हसन नसरुल्लाह को लेकर भी ऐसा कहा जा रहा था कि उनकी बॉडी को करबला में ही दफनाया जाएगा, लेकिन हसन नसरुल्लाह की बॉडी को कहां दफनाया गया है ये अभी भी किसी को मालूम नहीं है। गुप्त जगह पर दफनाया गया है। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इतने बड़े एक नेता, जिनको उनके लोग बहुत ज्यादा सराखों पर बिठाते थे, उनको बहुत बड़ा मानते थे, उनके जनाजे को करबला में क्यों नहीं दफनाया गया? क्यों चुप चुपाते एक गुप्त जगह पर दफनाया गया? बहुत सारी ऐसी खबरें चला रहा है। हमारा देश का मीडिया के आर्टिकल देखे मैंने कि जनाजे पर हमला कर सकता था इजराइल, इसलिए हसन नसरुल्लाह को जल्दबाजी में गुप्त स्थान पर दफना दिया। यह बात हजम नहीं हो रही है। और दूसरी चीज ये कि ईरान के इन कमांडर अब्बास निलफरोशान का जनाजा मिलने में, इनकी बॉडी मिलने में 15 दिन लग गए और कहा यह जा रहा है कि ये भी हसन नसरुल्लाह के साथ उसी बंकर में मौजूद थे और हसन नसरुल्लाह की बॉडी दूसरे दिन ही मिल गई। हसन नसरुल्लाह की बॉडी मिलने का ऐलान हिजबुल्लाह ने दूसरे दिन ही कर दिया था। बंकर के अंदर मौजूद थे, ऊपर बिल्डिंगें खड़ी हुई थी, इतना मलबा था। 15 दिन बाद इनकी बॉडी मिली, ईरान के कमांडर की, और हसन नसरुल्लाह की बॉडी फौरन मिली और उनको गुप्त स्थान पर, सीक्रेट लोकेशन पर दफना भी दिया गया। 1% तो मुझे भी कुछ दाल में काला लग रहा है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात यहाँ पर और कहना चाहूँगा। आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में मैंने आपको पहले कई बार बताया। काफ़ी सारे लोगों ने उस वक्त ख़रीदा भी था। जिन लोगों को फ़ायदा हुआ वो लोग फिर से ख़रीदना चाहते हैं, मेरे पास मैसेज करते हैं, मेल करते हैं कि कैसे ख़रीदें। देखिए, अगर आपको फिर से ख़रीदना है, आप वही ओरिजिनल वाला आदिवासी हेयर ऑयल ख़रीदना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाकर ख़रीदें, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल करके भी आप उनसे डायरेक्ट बात करके अपना ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, इजराइल ने गाज़ा में कल कई सारे हमले किए, हॉस्पिटल पर हमले किए, तंबुओं पर हमले किए, बहुत सारे लोगों के मारे जाने की खबर आई है। और ये जो लोग मारे गए हैं ये कोई हमास के लोग नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिनके घरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है इजराइल ने हमले करके। तंबू बनाकर शरण ले रहे हैं हॉस्पिटल वगैरह में, वहां पर हमले किए, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया।
दोस्तों, इजराइल के ऊपर ईरान ने हमला किया, इजराइल अभी पलटवार नहीं कर रहा है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि इजराइल के पास जो इंटरसेप्ट करने वाली मिसाइलें होती हैं, बाहर से कोई हमला हो रहा है उसको रोकने के लिए, वो मिसाइलें थोड़ी कम हो गई हैं। उनकी कमी पूरी करने के लिए जो एरोस्पेस इनकी एजेंसी है, कंपनी है, जो बड़े बड़ी मिसाइलें बनाती है, 24 घंटे 3-3 शिफ्ट में लोग वहां पर काम कर रहे हैं। और अमेरिका पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि जल्द से जल्द इजराइल को हथियार मुहैया कराया जाए। इजराइल को जो हथियारों की कमी हो रही है, जल्द से जल्द उसको पूरा किया जाए। साथ ही साथ अमेरिका इसलिए भी और ज्यादा तेजी में 3-3 शिफ्टें करवा रहा है ताकि यूक्रेन को भी मदद पहुंच सके और इधर इजराइल को भी हथियार पहुंच सके। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि रूस ईरान को हथियार मुहैया करा रहा है। बहुत सारे हथियार रूस ईरान को भेज रहा है और यह बात इनको बहुत ज्यादा चुभ रही है। रूस ईरान को हथियार भेजता है भाई, और अमेरिका और पूरा नाटो इनको मिल्क बादाम भेजता है। इसकी बात भी कर लेते हैं। ईरान का कट्टरपंथी नेता वेन गविर ये कहता है, हमारे पास ईरान पर हमला करके सांप का सिर काटने का मौका है और नेतन्याहू साहसी फैसला लेने के लिए काम कर रहे हैं। 8 महीनों में इजरायलियों को 1,70,000 हथियार बांटे गए हैं। इस कट्टरपंथी नेता ने फिलिस्तीनियों के ऊपर हमला करने के लिए, फिलिस्तीनियों के साथ जुल्म करने के लिए 1,70,000 हथियार यहूदियों को बांटे हैं। यहूदी सेटलर्स जो फिलिस्तीनियों के ऊपर हमले करते हैं, जहां पर मिक्स आबादी है, फिलिस्तीनी भी हैं, और जहां पर कब्जा किया है इसराइल ने, वहां पर यहूदी भी रहते हैं, तो उन लोगों को 1,70,000 हथियार इसने दिए हैं। दोस्तों, अमेरिका ईरान के ऊपर हमेशा से एक आरोप लगाता चला आया है कि ईरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी। ईरान के जो कमांडर थे उनको डोनाल्ड ट्रंप ने ही मरवाया था। ईरान हमेशा ये कहता है कि हम डोनाल्ड ट्रंप को मारना नहीं चाहते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कई सारे जानलेवा हमले हुए, जिसका शक भी ईरान के ऊपर आया। अब जो बाइडेन ने कहा है कि अगर ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की, उनकी जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ किया, तो ये सीधा सीधा युद्ध माना जाएगा अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ इसको युद्ध माना जाएगा अगर ईरान ने उनको मारने की कोशिश की। ईरान हमेशा यही कहता है कि हम उनको नहीं मारेंगे, हम सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़के ही उनको सजा दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे कमांडर को मारा था, हम उनकी जान लेकर उसका बदला नहीं लेंगे। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि चाहे ट्रंप हो चाहे बाइडेन हो, है ये यहूदियों की ही। इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर कुछ गांव और कस्बों में घुस चुकी है। वहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ उनकी काफी झड़पें भी हो रही हैं। इजरायली सेना ने एक्सेप्ट किया है कि इन झड़पों में हमारे 16 सैनिकों की मौत हुई है, 305 सैनिक बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। हालांकि फिर कहूंगा, इजराइल की सेना ने यह आंकड़ा कम बताया है, क्योंकि कल ही जो ड्रोन हमला हुआ था परसों इजराइल की सेना के ऊपर शाम में, उसमें 116 सैनिक अब तक घायल हो चुके हैं और कुछ गंभीर रूप से घायल हैं, उनकी भी मौत हो सकती है। तो कह सकते हैं कि इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह अब भारी पड़ रहा है। ईरानी सेना के एक अधिकारी ने कहा कि हिजबुल्लाह अब पूरी तरह से वापस आ गया है। लेबनानी हिजबुल्लाह ने अपनी कमान संरचना को बहाल कर दिया है और अब हिजबुल्लाह की युद्ध मशीन आगे बढ़ रही है और इजरायलियों को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। वाकई में हिजबुल्लाह अब थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर हमले इसराइल के ऊपर कर रहा है। उधर यूक्रेन और रशिया की बात करें तो खबरें ऐसी आ रही हैं कि रूस का साथ देने के लिए उत्तर कोरिया की सेना रूस के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर यूक्रेन से लड़ाई शुरू कर चुकी है। साथ ही साथ उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ भी लड़ाई शुरू कर दी है। उत्तर कोरिया किम जोंग उन वाला, उसने दक्षिण कोरिया के ऊपर कई सारे ठिकानों पर हमले भी किए हैं। तो उत्तर कोरिया भी अब थोड़ा सा लाइट में आ रहा है। फिलहाल ये कुछ खबरें थी जो आपके सामने रखी। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और अगर आप ऑयल खरीदना चाहते हैं ओरिजिनल वाला, मेरे पास आप कमेंट या मेल ना करें, मैसेज ना करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप खरीद सकते हैं।